तो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और क्या हालचाल आप सभी बच्चा लोगों के, सब बढ़िया। अच्छा, पिछला लेक्चर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का देख लिया था एंड केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था इनिशियली कि भैया एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पता लगाते हैं, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकाला जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस करके देखे थे। ठीक है, अब गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है, हम केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा आगे चलेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आज के टॉपिक को उठाएंगे। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को फुल फ्लेजेड रिवीजन करवा रहा हूं केमिस्ट्री का, ये रिवीजन अगर आप एक बोर्ड स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th बोर्ड देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप नीट स्टूडेंट है तो आपको एक क्रिस्प शॉर्ट स्वीट सा रिवीजन देने वाला है। तो बिना किसी चिंता के आप इस सीरीज को फॉलो करें। आप वीडियोस के अंदर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इंडिपेंडेंटली शांति से अपने नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देख देख कर अपने रिवीजन को कर सकते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, एनसीईआरटी के बाहर छुटपुट चीजें जो ऐसी है कि मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। अब प्रॉब्लम क्या हुई समझो। प्रॉब्लम यह हुई कि हमारे लिए जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना हो, अभी आप लोगों को मैंने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालना सिखाया था और उसके लिए आप लोगों ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो फॉर्मूला ऐसा हुआ करता था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर इंस्टेंटेनियस रेट आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी, इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी जब आप लोगों के पास में इंस्टेंटेनियस रेट का प्रोविजन था। तो हम लोगों को जब ये चीज अवेलेबल थी तो हम लोगों को क्यों नई चीज करनी पड़ी। ठीक है, तो हम लोगों को नई चीज क्यों करनी पड़ी। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो क्या उसके लिए आप हर बार ग्राफ बनाओगे, क्या हर बार ग्राफ बनाने के बाद क्या हर बार इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए आप दो कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटर करोगे फिर आप उनका प्रोडक्ट निकालोगे। तो यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लोगों का ये कहना था कि यार इतना टेडियस और इतना कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है ये हम बार बार क्यों करें, मजा नहीं आ रहा है, मोदी जी कुछ कीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू यूज इंस्टेंटेनियस रेट बाय स्टडिंग द स्लोप और ग्राफ। हर बार स्लोप को पढ़ना, ग्राफ को पढ़ना कन्वीनियंट भी नहीं है और कन्वीनियंट ना होने के साथ साथ ये हमेशा इजी भी नहीं होता और एक्यूरेट भी नहीं होता। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ही बना दी जाए। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना ले और उसी को फॉलो कर ले। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसकी हम इक्वेशन बना ले, उसी को फॉलो कर ले, फिर उसके क्या एक्सपेरिमेंटल ग्राफ वगैरह को स्टडी करने की नीड खत्म हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। यानी अगर आपके पास में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट हो,
आप उन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, आप उनका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर, कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर केमिकल रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं हो। बात समझ में आ गई? तो लेट्स इमेजिन हमारे पास में एक ए नाम का रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी नाम के। भाई जब टाइम जीरो रहा होगा, जब टाइम जीरो रहा होगा तो हमने सोचा कि इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा ए नॉट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा जीरो। लेकिन जब टाइम टी बीत जाएगा तब इसका कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा सिर्फ ए। तो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन का जब आप रेट निकालोगे इट विल बी इक्वल टू के ए की पावर में जीरो। अब ये ए की पावर में जीरो इस बात को सिग्निफाई करता है, ए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया और जीरो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी केमिकल रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप रेट को चाहे तो माइनस डी ए बाई डी टी से भी लिख सकते हैं, वही इंस्टेंटेनियस रेट में अपन लिखते हैं ना माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर में जीरो। लेकिन आप तो जानते हो ए की पावर जीरो मतलब खत्म मामला, कुछ भी नहीं होगा, ये वन मानना पड़ेगा इसको। तो ये केवल बच जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब हम क्या करते हैं, इस डी टी को इधर के में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। यहां तक आप लोगों ने नोट किया, यहां तक आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू, अच्छा यहां का जो माइनस साइन है वो अब मैंने यहां भेज दिया है, ये हो जाएगा माइनस के डी टी और इसका इंटीग्रेशन कर। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, माइनस के तो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बिकम टी और यहां पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा, यहां पर एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज सी। अब जब टाइम शुरुआत थी, जब टाइम जीरो था, तो हमने ये जो कॉन्सेंट्रेशन ए माना है ये ए नहीं होगा, ये ए नॉट होगा, क्योंकि जब टाइम जीरो था तब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को माना था ए नॉट यानी प्योर फॉर्म में। अभी इसके अंदर कोई प्रोडक्ट कन्वर्जन नहीं हुआ है, 100% रिएक्टेंट था, तो हमने ए को माना ए नॉट और टाइम को माना जीरो। अब आप टाइम की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू ए नॉट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो ए की जगह पर आपको ए नॉट दिखने लगेगा और टी की जगह पर जीरो आ जाने की वजह से के मल्टीप्लाई बाय या माइनस के मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, अब यहां पर बच जाएगा केवल सी, तो सी आपका यहां आ जाएगा। आई बात समझ में? क्या चीज क्लियर हुई? नाउ यू हैव टू पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहां पर जो सी है, सी की जगह पर आ जाएगा ए नॉट, देखो आपको ये दिखने लग रहा है, तो यहां पर आपका बच गया ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह पर आ गया आपका ए नॉट। ये होगा इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, आओ पहले इसका ग्राफ बना ले। क्या इसके आप लोगों को ग्राफ इक्वेशन पता है? ग्राफ इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर आपकी लाइन इस एक्सेस को क्रॉस करके निकलती है, यानी इस एक्सेस से निकल रही है, इसको इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्शन का पॉइंट। x आपका एक एक्सिस हो गया, y आपका एक एक्सिस हो गया और m आपका स्लोप हो गया। अब यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया ऐसा और ऐसा, इसको मैंने माना y एक्सिस, इसको मैंने माना x एक्सिस। अब जब आप इक्वेशन देख रहे हो
तो इक्वेशन में y एक्सिस पर आ रहा है आपका A, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम t, यानी t टाइम बीत जाने के बाद जो रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन बचा, कुछ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन जो बचा वो मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखो। और x की जगह पर आया t फॉर टाइम, तो यहां पर मैंने t लिख दिया टाइम। अब यहां पर आपका c जो इंटरसेप्ट है वो है a0, तो यहां पर मैंने इंटरसेप्शन पॉइंट पे लगा दिया a0। अब बचा आपका m मतलब आपका स्लोप, और स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, माइनस के। तो यहां पर माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है कि स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है। अगर यहां पर प्लस साइन होता, प्लस के होता, तो मतलब स्लोप ऊपर की ओर जाता। तो क्योंकि यहां पर स्लोप एक नेगेटिव वैल्यू है, आपको यहां पर स्लोप नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा, यू विल गेट माइनस के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में नीट में कंपल्सरीली अगर ग्राफ पर क्वेश्चन आएगा तो वो ये ग्राफ पर क्वेश्चन आ सकता है। ये ग्राफ कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ ये? बढ़िया तरीके से जरा इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव। चले, चलो लेट्स मूव। अब थोड़ा आगे चलते हैं और हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई थी तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं। मतलब ये ए भी कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, और ये ए है कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम हो गया 0। इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज ऐसा करा कि मैंने केटी को तो वहीं रखा, या मैंने केटी को यहां शिफ्ट कर लिया, और ए नॉट को मैंने वहीं रखा और ए को इधर शिफ्ट कर लिया। मतलब मैंने क्या करा, मैंने माइनस के टी को इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो ये प्लस के टी हो गया, और इस ए को उठाकर इधर ले आया, तो ये ए के बाद माइनस ए करके लग गया। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पर आप इस के को अपनी जगह पर रखो, दिस इज योर रेट लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू ए नॉट जो कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, माइनस ए जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम टी टाइम बीत जाने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गई आपकी रेट लॉ इक्वेशन, और आई कैन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई। देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, माइनस के टी इधर चला गया और ए इधर आ गया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखो, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहां पर एक ग्राफ और आता है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर आप एक बात देखो कि रेट इज इक्वल टू के की पावर में ए नॉट, और ए नॉट मतलब खत्म, तो रेट इज इक्वल टू के, तो रेट इज योर कांस्टेंट। यहां पर मैंने लिखवाई भी थी आपको, ये देखो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के की पावर में नॉट, तो ए की पावर में नॉट कट गया, तो यहां केवल बचा के, तो रेट इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कर्व है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब अब बात करते हैं टी हाफ की। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब होता है कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक रिएक्टेंट को हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट में पहुंचने के। जिसे मान लो आपके पास में एक रिएक्टेंट है आर, वो पी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभी समय था 0, तो ये मेरे पास में 100 ग्राम था। अब इसको कितना टाइम लगेगा 100 से 50 ग्राम में आने के लिए? तो आधा कंप्लीट होने के लिए या आधा कंज्यूम होने के लिए, रिएक्शन 50% कंप्लीट होने के लिए
कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब अगर हम यहां पर टाइम को टी हाफ से डिनोट करें तो टी हाफ का मतलब हो गया हाफ लाइफ, हाफ टाइम। तो एक बात बताओ कि अगर रिएक्शन आपकी इतने टाइम के बाद हाफ फिनिश हो जाएगी तो ये ए का मतलब क्या था? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, यानी टी टाइम बीत जाने के बाद ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा। एक बात बताओ, हाफ टाइम पीरियड बीत जाने के बाद, हाफ लाइफ बीत जाने के बाद आपका जो ए है ये ए हाफ का, ए नॉट का हाफ होगा। मतलब अगर मैंने कहा कि आपका जब टाइम 0 था और शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन 100 ग्राम था तो हाफ टाइम पीरियड बीत जाने के बाद ये कितना बचना चाहिए? 50 बचना चाहिए। तो 50 मतलब क्या है? 100 का हाफ, और 100 क्या है? 100 आपका ए नॉट है इनिशियल, तो ये ए नॉट का हाफ हो गया ना, दिस इज ए नॉट का हाफ, हाँ या ना? तो यहां पर हम इस ए की जगह पर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी की जगह पर ए नॉट बाय 2 प्लेस करेंगे, क्योंकि ए नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड 2 उसको हाफ से डिवाइड कर रहा है, मतलब हाफ में कन्वर्ट कर रहा है। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय के। ए नॉट में से ए नॉट बाय 2 चला जाएगा तो ए नॉट बाय 2 ही बचेगा, यानी 1 में से हाफ चला गया तो हाफ ही बचेगा ना रे भाई, बाय के। अब ये 2 इस के पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, यहां तक देखो कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब इस टी हाफ को ए नॉट बाय 2 के को, इस पूरी इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी में रख के देखते हैं। अब y एक्सिस पर तो टी हाफ आ गया, x एक्सिस पर ए नॉट आ गया, और स्लोप की जगह पे 1 बाय 2 के आ गया। स्लोप की जगह पे ये ए नॉट तो x एक्सिस है, तो ये 1 बाय 2 के ये आपका m की जगह पे आ गया। तो c की जगह पे क्या आया? कुछ नहीं, इसका मतलब c 0 है। यहां पर कोई इंटरसेप्शन पॉइंट नहीं है, मतलब ये पूरे एक्सिस पर यहां से कुछ इंटरसेप्ट नहीं होगा, यानी यहां से ग्राफ शुरू होगा। c की वैल्यू 0 है, मतलब c की वैल्यू 0 होने का मतलब इंटरसेप्शन पॉइंट यहां से शुरू होगा। और आपका स्लोप क्या है? प्लस 1 बाय 2 के। ये देखो, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? प्लस से ये बात समझेंगे कि ग्राफ नेगेटिव नहीं बल्कि ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसीलिए आप देखो यहां पर ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई। तो ये है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे लाडलो, एग्जाम्पल हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का H2 प्लस Cl2 से 2HCl। देखने वालों को लगेगा कि 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, लेकिन ना तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कंट्रीब्यूट करता है ना ये करता है। तो रेट इज इक्वल टू के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर, तो 2NH3 will give you N2 plus 3H2, 2HI, H2I2, these all are zero order reaction। अब अपन चलते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब आपका रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट होगा तो हम ये इमेजिन करेंगे कि ये जो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है
इनका टाइम 0 होने पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका A था और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था, लेकिन टाइम T बीत जाने के बाद मैंने इमेजिन करा कि A में से X अमाउंट कम हो गया है, A में से X मोल्स कम हो गए हैं रिएक्टेंट A के और X मोल्स बन गए हैं रिएक्टेंट B के। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द concentration of reactant with respect to time, change in concentration of reactant with respect to time। तो ये concentration of reactant में change होकर इतना बचा, तो रेट हो जाएगा माइनस dx by dt, या रेट इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर में 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस है, सर माइनस साइन क्यों है? अरे रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी ना, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 करोगे तो R2 जो है ये छोटा है, R1 जो है ये बड़ा है, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना, तो मिलेगी माइनस dx बाई dt, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हो। तो हो जाएगा माइनस dx बाई dt का माइनस में इधर पहुंचा दूंगा और ये जो a माइनस एक्स है इसको इधर पहुंचा दूंगा और dt को k में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा k dt, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और इसका माइनस साइन इधर आ जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और ये माइनस की अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और एक कांस्टेंट लग जाएगा यहां पर c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट विल बिकम c। ठीक है, अब इमेजिन करो जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, ये देखो x की वैल्यू 0 थी, मतलब यहां पर केवल a ही था। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू 0 होने से यहां पर केवल बचा ln a, t की वैल्यू 0 रख देने से ये माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म हो गया और यहां पर बचा केवल c। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। तो ये जो c है, ये वाला c, इस c की जगह मैंने ln a रख दिया, तो ये हो गया ln a। अब हम क्या करेंगे, जरा पहले इसको रीअरेंज करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो ये जो माइनस के है इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो माइनस के टी हो जाएगा प्लस के टी, ln a तो ln a की जगह ही है, और ये ln a माइनस एक्स जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। अब ये ln कॉमन है, तो हमारा लॉग टेबल का रूल बोलता है कि अगर दोनों का नेचुरल लॉग है और दोनों के बीच में एक माइनस साइन है तो ये a और a माइनस एक्स डिवीजन में चला जाएगा, तो ये a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। अब आप लोग जानते हो कि जो ln है नेचुरल लॉग, इसको अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई करना। तो नेचुरल लॉग हटाकर अगर आप लॉग बेस 10 लिखना चाहते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो के टी इज इक्वल टू ln हटाया तो ये हो गया लॉग बेस 10 2.303 a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर अपन k यहीं पर रखेंगे और इस t को ले जाएंगे डिवीजन में, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन t log base 10 a upon a minus x, and this is again a very important formula। अच्छे से इस फॉर्मूले को जरा देख लो, अच्छे से इस फॉर्मूले को जरा ऑब्जर्व कर लो, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही हो तो देख लो, अच्छे से इसको देख लो, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारा प्यार प्यारा बच्चों, मेरा गुलजारी लालो, तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको नहीं देखा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बॉर्नविटा भी नहीं पी सकते तुम, बेटा तो पीना चाहिए। अगर मैं छोटा होता तो मैं खूब सारा बॉर्नविटा पीता, लेकिन अब बड़ा होके पता चला है कि बॉर्नविटा के अंदर तो शक्कर होती है और सारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो क्या मेरे बचपन में वेस्ट चीज़ पी? ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ।
मैं अपने रोहित को कभी नहीं पीने दूंगा, क्रिश को भी मना कर दूँ, सबको मना कर दूंगा। पहले तुम क्वेश्चन नोट कर लो। ये चलते, अब हम इनके ग्राफ की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला ग्राफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में 1, यानी जितना रेट बढ़ेगा उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन की पावर में 1। अब अगर मान लो तुमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2 कर दिया, तो 2 की पावर में 1, तो रेट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन को 3 कर दिया, 3 की पावर में 1, तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। एक सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब अगला ग्राफ देखते हैं, एल एन ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस एल एन ए, ये अपनी इक्वेशन बनी थी। एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए, अपनी तो ये इक्वेशन बनी थी। तो नाउ यहां पर हम लोग एल एन ए माइनस एक्स को वाई एक्सिस पर लेंगे। ये देखो मैंने इसको वाई एक्सिस पर ले लिया। एक्स एक्सिस पर ले लूंगा मैं टाइम, सी एक्सिस पर आ जाएगा अपना इंटरसेप्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेप्शन पॉइंट 0 नहीं है, मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा और यहां पर तुम्हारा स्लोप हो गया माइनस के, मतलब स्लोप नीचे की ओर जाएगा। ये ग्राफ बन गया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर। देखो, isn't it very easy peasy lemon squeezy, ding 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 ding, ठीक है। चलो एक ग्राफ और देखना पड़ेगा, तब मेरा मजाक और दिखाऊंगा, और वो ग्राफ है लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अपन ने ये देखा ना, ये देखो a अपॉन a माइनस एक्स, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, वेयर a क्या था, a आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, a माइनस एक्स क्या था, a माइनस एक्स आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था। तब मैं तुमको इसी का ग्राफ सिखाऊंगा वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर आप इसके अंदर ग्राफ की इक्वेशन लगाओगे तो ये कैसे काम करेगी, मैं बताता हूँ। log बेस 10 2.303 अपॉन a माइनस एक्स, लेकिन इसको लाने के लिए पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब एक काम करो, इस k को t से मल्टीप्लाई कर दो और 2.303 को इसके डिवीजन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाई टी के टी, 2.303 डिवीजन में आ जाएगा और log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स आपको यहाँ दिखेगा। अब आप इसको y एक्सिस पर ले लो उस पूरी टर्म को, यहाँ पर c आपका कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका इंटरसेप्शन पॉइंट भी 0 है, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा। t, केवल t को आप x एक्सिस पर ले लो, तो t x एक्सिस पर चला गया, तो k 2.303 आपका क्या हो गया, स्लोप। अब क्योंकि ये जो स्लोप बन गया k डिवाइडेड बाय 2.303, अगर आपका स्लोप बन गया m, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपके y एक्सिस पर आ गया log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, आपके x एक्सिस पर आ गया टेम्परेचर, आपका इंटरसेप्शन पॉइंट हो गया 0, आपका स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप की वैल्यू हो जाएगी k डिवाइडेड बाय 2.303 और स्लोप आपको नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, H2O2, H2O प्लस हाफ O2 बनना, CH3COO C2H5 प्लस वाटर से CH3COOH और C2H5OH बनना, ग्लूकोज का वाटर के साथ मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सॉरी शुगर का यानी फ्रुक्टोज का वाटर के साथ मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाना, अमोनियम नाइट्रेट का हीट होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाना, N2O5 का CCl4 की प्रेजेंस में
2 मोल्स ऑफ NO2 और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में टूट जाना, और आपके SO2O2 का SO2 और Cl2 में टूट जाना। ऑल दीज आर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो देखो, क्या ये एग्जाम्पल्स हैं? सारे के सारे समझ में आ गए क्या? देख लिया? ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ये इक्वेशन को देख लो एक बार, ये ग्राफ को देख लो। ग्राफ्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, 1000 बार मैं बता चुका हूं, ग्राफ आर हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ। और मेजरली ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिख लो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब जब टाइम को हमने टी हाफ में कन्वर्ट कर लिया, आपका ये जो x है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। आपने कितना अमाउंट में रिएक्टेंट को कंज्यूम किया, तो हमने बोला हाफ। तो x की वैल्यू को आप हाफ यानी a का हाफ कर सकते हो। अब अपन ने यहां पर क्या किया, लॉग सॉरी k को इधर ले आए, t को उधर ले गए, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस 2। तो a आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस x फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो a माइनस a बाई टू, a माइनस a बाई टू इज इक्वल टू a बाई टू। तो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल लॉग बेस 10 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 2। अब लॉग बेस 10 2 की जब आप वैल्यू रखोगे 0 पॉइंट आई थिंक कुछ 4 समथिंग के आसपास, जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, तो वो आप रख दोगे तो आपको यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे लॉग 2 की वैल्यू लिखिए 0.3010, 0.3010 आपके लॉग की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा यहां पर टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप कर्व बनाओगे, तो ये टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? कॉन्सेंट्रेशन की तो वैल्यू नहीं है, तो रेट लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट साइन मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, सीधा कर्व मिलेगा। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन ऑब्जर्व करो आप लोग फटाफट से, और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आंसर्स को नहीं देखेगा कोई। चलो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नोबडी विल सी द आंसर। देखो
हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हुआ देखिए, क्या आ गया सोल्यूशन। आपने k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर इनिशियल अपॉन फाइनल लगाया। यहाँ पर आपको ये इनिशियल मिला, ये फाइनल मिला, आपने वैल्यू पुटअप करी, टाइम मिला 60 मिनट, आपने इसको सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया। इज वेरी इजी। आंसर चेक कर लो आप लोगों ने। चेक किए आंसर्स, सबके सही आ रहे हैं। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लगाओ। और तेरिया से मेरी दाढ़ी का बाल मेरी अंगूठी में फंस गया, आहा बहुत जोर से दुखा, मुझे सो आ गया। डन। कैसे किया आप लोगों ने? टी हाफ की वैल्यू रखी, के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं गैसियस फेज में। तो गाइस गैसियस फेज में कॉन्सेंट्रेशन तो होता नहीं है अपने पास में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू, मतलब ए नाम की गैस बी और सी में कन्वर्ट हुई। तो जब टाइम 0 था तो हमने माना कि गैस ए का कॉन्सेंट्रेशन पी आई था, या गैस ए जो है वो पी आई टाइप का प्रेशर लगा रही है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और इनका प्रेशर 0 होगा क्योंकि अभी ये बनी नहीं। अच्छा, जब टाइम टी बीत गया तो मैंने कहा कि हमारी जो गैस का इनिशियल प्रेशर था उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बी और सी का फॉर्मेशन हो गया है आफ्टर टाइम टी। ये बी नाम की गैस भी एक्स प्रेशर लगा रही है और सी नाम की गैस भी एक्स प्रेशर लगा रही है। ध्यान रखना है जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 2a होता तो यहां पर ये 2x होता, अगर ये 3c होता तो यहां पर ये 3x होता, अगर ये 2a 2b और 2c होता तो ये 2x, ये भी 2x और ये भी 2x होता, pi माइनस 2x। लाइकवाइज समझ में आ गई बात। अब आफ्टर टाइम टी आपकी गैस का टोटल प्रेशर इतना हो गया। अच्छा, पी ए का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर टाइम टी, so it is the pressure या remaining pressure of gas after time t is equal to pi minus x। अब टोटल प्रेशर गैस का कितना बचा टाइम टी बीत जाने के बाद, तो पी टोटल यानी टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, ए गैस थोड़ी सी बच गई उसका प्रेशर इतना है पी आई माइनस एक्स, थोड़ी सी बी बन गई उसका प्रेशर है एक्स, थोड़ी सी सी बन गई उसका प्रेशर भी एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो पी टी यानी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये x की जगह पी टी माइनस पी आई ले लो, तो पी ए इज इक्वल टू पी आई, ये वाला पी आई माइनस x की जगह पर आ गया पी टी माइनस, सॉरी ये x की जगह आ गया पी टी माइनस पी आई। अब जब आपने ब्रैकेट खोला तो पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो ये पी आई ऐड हो गया, तो पी ए की वैल्यू हो गई 2 पी आई माइनस पी टी, जहां पर पी आई का मतलब है इनिशियल प्रेशर, पी टी का मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, एंड पी ए इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर टाइम टी। टाइम टी बीत जाने के बाद जो फाइनल प्रेशर होगा वो, तो यहां पर आपको अब रेट लॉ कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी आई यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय पी ए दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर टाइम टी, जिसका फॉर्मूला भी पी ए का कितना निकला, ये पी ए किसके बराबर है 2 पी आई माइनस पी टी के, हम यहां पर लिखेंगे 2 पी आई माइनस पी आई से आपका इनिशियल प्रेशर, पी टी से आपका टोटल प्रेशर। ठीक है,
समझ में आया प्यारे बच्चों? चेक करो इसको। बन गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन गाइस मैं आप लोगों के लिए करके आया था। ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं इतना पोर्शन इसका हाइड कर रहा हूं ताकि आप खुद एक बार इसको ट्राई मार सको। ये देखो मैंने इतना हाइड मार दिया। अब जरा इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखो, लगाओ जरा ट्राई करके, बन पा रहा है क्या ये क्वेश्चन? आई एम गिविंग यू द टाइम। आपको एक गैस दे रखी है N2O5 जो कि 2 मोल्स ऑफ N2O4 और O2 में कन्वर्ट हो रही है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको इसका K निकालना है। आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा में फर्स्ट और सेकेंड के अंदर 0 और 100 सेकेंड्स पे इस पूरे चेंबर का टोटल प्रेशर भी बताया गया है। यानी जब रिएक्शन शुरू हुई थी PI तब केवल N2O5 था तो उसका प्रेशर 0.5 था, लेकिन अब टोटल प्रेशर PT कितना होगा? 0.512। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो थोड़ा सा N2O5 बचा होगा, थोड़ा सा N2O4 बन गया, थोड़ा सा O2 बन गया। ठीक है, जरा देखो इसको करके। हा हा हा। देखो देखो जरा इसको करके देखो। देखो देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, या खड़ा कोई ढिंचक 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 पूजा, ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा पूजा। आराम से टेक योर टाइम, दिस क्वेश्चन विल टेक टाइम बट हो जाएगा अच्छे तरीके से। See if you can do this. देखिए तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो पहले आपने रिएक्शन लिख ली, आपने देखा टाइम जब 0 था, इनिशियल प्रेशर PI, इसका 0 इसका 0। जब टाइम 100 सेकेंड बीत गया तो PA यानी प्रेशर लेफ्ट आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू PI माइनस 2x। जैसा यहाँ पर देखा आपने, इसके 2 मोल्स हैं तो यहाँ पर 2x हो गया। अब यहाँ पर N2O4 बनेगा x, लेकिन इसके 2 मोल्स है तो ये भी बनेगा 2x, और ये O2 है तो ये बनेगा x। अब आप टोटल प्रेशर निकाल लो आफ्टर टाइम T। तो टोटल प्रेशर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के प्रेशर आएंगे। तो PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो 2x कट गया तो ये हो गया PT इज इक्वल टू PI प्लस x। इसको रीअरेंज कर दिया तो x इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया PT माइनस PI। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखो तो ये x की जगह आ जाएगा PT माइनस PI। तो PA इज इक्वल टू PT माइनस 2 PT माइनस PI। PI की जगह आप इनिशियल आपको वैल्यू दे रखी है 0.5, 2 फाइनल वैल्यू आपको 512 दे रखी है, और इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है 0.5। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.476 विच इज इक्वल टू PA। दैट इज PA यानी प्रेशर ऑफ गैस A आफ्टर टाइम T। ये 100 मिनट या 100 सेकेंड बीत जाने के बाद इतने टोटल प्रेशर में से हमारे रिएक्टेंट का प्रेशर इतना है। ये तो फॉर्मूला लगाते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, लॉग बेस 10 0.5 अपॉन 0.476। 0.5 इनिशियल इसलिए यहां पर आ गया। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 4.98 इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए
अब बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गाइस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि कुछ कुछ समय पर रिएक्शन जो है वो कंडीशन से अफेक्ट हो जाती है, और ऐसी केमिकल रिएक्शन दिखती सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बट वो एक्चुअली होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। So this type of reaction which looks like a second order reaction but is actually a first order reaction and they are called a pseudo first order reaction. यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास में ईस्टर है CH3COO C2H5 और आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल में। हमने देखा CH3COO यहां से एक H लेकर CH3COOH बन गया और C2H5 यहां से एक OH लेकर बन गया C2H5OH। अब देखने में लग रहा है कि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल और प्रोडक्ट भी साले 1 मोल ही बन रहे हैं। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमने यहां पर ध्यान से देखा तो जब रिएक्शन हो रही थी तो CH3COO C2H5 के इनिशियल मोल्स केवल 0.01 थे, लेकिन वाटर के इनिशियल मोल्स थे 10 मोल्स, वेरी एक्सेस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी, और इनके 0 थे। जब टाइम टी बीत गया तो इसके रिएक्टेंट्स हो गए खत्म 0, इसका भी 0.1 कंज्यूम हो गया, लेकिन ये 0.01 और ये 0.01 बन गया। लेकिन आपने देखा कि वाटर के मोल्स में कोई फर्क नहीं आया। वाटर के मोल्स में से अगर तुम 0.01 निकाल भी दोगे तो 9.99 के आसपास रहेगा। तो 9.99 का और 10 मोल्स का लगभग सेम ही कंडीशन होती है। इसीलिए यहां पर हम बोलेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट है जो फुली कंज्यूम्ड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी जो एक्सेस है। इसलिए यहां से वाटर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेम ये सुक्रोज के साथ भी है। सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है। तो रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COOH का CH3COO C2H5OH का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। पर हम तो जानते हैं वाटर एक्सेस में, तो जो वाटर है उसकी वैल्यू K डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा K। तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय CH3COO C2H5। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को टास्क में दे रहा हूं मैं, करके देखो जरा इसको सॉल्व हो रहा है क्या, ये करो करो फटाफट। क्या ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, चेक करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या होगा, फाइंड द रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। चलो ट्राई मारना है इस क्वेश्चन को घर पे। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। आप देखो केमिकल रिएक्शन में जब आपने टेम्परेचर 0 डिग्री रखा है, इसको 10 दिन लगे कंप्लीट होने। 25 डिग्री करते ही ये 5 घंटे में और 50 डिग्री करते ही 12 घंटे में कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने तो ये तक ऑब्जर्व कर लिया कि किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो उसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करा, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो डबल होके 2K हो जाएगा। ठीक है, दो साइंटिस्ट वेंटॉफ और आरेनियस ने टेम्परेचर डिपेंडेंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन आरेनियस ने एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन दिया जिसे हम आरेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नाउ आरेनियस इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर K होता है आपका रेट कांस्टेंट, A होता है आपका आरेनियस इक्वेशन फैक्टर
या आरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई तो आपकी लॉग की वैल्यू है, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना। माइनस ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, टी आपका टेम्परेचर और आर आपका आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। आरेनियस ने हमें समझाया कि H2I2 तो अभी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल रिएक्शन क्यों करेंगे, ये नया मॉलिक्यूल क्यों बनाएंगे? तो इसके लिए आरेनियस ने समझाया कि जब कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो ये H2 नाम का मॉलिक्यूल I2 नाम के मॉलिक्यूल के साथ में कोलॉइड करता है। याद करो, मॉलिक्यूलैरिटी सिखाई थी। तो इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, या आप H2 को या I2 को बाहर से हीट प्रोवाइड कर दो, या आप H2 को I2 को सनलाइट प्रोवाइड कर दो, तो इन कंडीशंस की वजह से H2I2 आपस में जोरदार तरीके से टकराएंगे। इनकी टक्कर से इनके पुराने बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे, एंड अल्टीमेटली पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। ये देखो, और ये करने के लिए उन्होंने हमें ग्राफ समझाया। उन्होंने बोला जब शुरुआत थी, जब H2 और I2 अपने रिएक्टेंट फॉर्म में थे, तब इनकी एनर्जी कम थी। अब आपने क्या करा, अब आपने इस रिएक्शन को करने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, लाइक सनलाइट प्रोवाइड करी, अल्ट्रावायलेट रेज दी, हीट दी, शेक किया, कुछ तो किया। तो उससे क्या हुआ, एनर्जी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, और इस पॉइंट पर आकर, थ्रेशोल्ड पॉइंट पर आकर क्या हुआ, आपका रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से टकराकर एक इंटरमीडिएट बना दिया। और जैसे इंटरमीडिएट बना, ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, HI बनना शुरू हुआ, इसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि HI भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और स्टेबल मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती नहीं है ऐसे। तो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी से आपके थ्रेशोल्ड पॉइंट तक की एनर्जी जो हम लोगों ने प्रोवाइड करी, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ई है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, आपके रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करी गई ताकि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। वही जीरो से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो, अगर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्टेंट ने एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी कम छोड़ी। यहां तक तो एनर्जी रिएक्टेंट ने ले ली, लेकिन यहां से एनर्जी आपने डिक्रीज कर दी, लेकिन डिक्रीज एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, तो आपको डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक होगी। वहीं पर अगर आपका प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी 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 और यहां पर प्रोडक्ट आ गया, आई मीन रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंची और फिर रिड्यूस होकर प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट ने बहुत एनर्जी छोड़ी, इतनी छोड़ी कि रिएक्टेंट से भी ज्यादा छोड़ दी, तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो गई। डेल्टा ई इज इक्वल टू ईपी माइनस ई आर, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब लुइस बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब एक रूम टेम्परेचर पर या किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर जब रिएक्टेंट्स आपस में टकराएंगे, तो सभी रिएक्टेंट के पास में उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इस रूम में मौजूद ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास में लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास में लगभग एक जैसी एनर्जी होगी, उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या यहां तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई दिक्कत?